सो हाय बच्चों, दिस इज योर करली भैया और आज मैं आ गया हूं आपके साथ एक नया चैप्टर लेके क्लास 12 के पोल साइंस का। ये चैप्टर पेपर के वाइज से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा मैं इसको, बट हाँ मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने हैं और अगर आपने इसके मेरे कहे अनुसार सारे चीज आपने इसके नोट्स किए हैं तो मैं ये गारंटी देता हूं कि इसके बाहर से पेपर जो है बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जो बनेगा सो यहीं से बनेगा। ठीक है, आपको बस करना क्या है सब जानते हैं, आपको एंड तक बने रहना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखो और देन हर एक चीज नोट करो। ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करना और जो डाउट रह जाए आप उसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, तो जो चैप्टर का नाम है वो है आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आइए चलिए चालू करते हैं, आखिर ये होता क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है आखिर ये होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख रखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो कहते हैं यह कई सारे सदस्य देशों का एक औपचारिक समूह है। कई देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई घर के मेंबर की मीटिंग नहीं हो रही कि घर के लोग आ जाएंगे, नहीं, ये इंटरनेशनल की बात हो रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक देश नहीं होते, बहुत सारे देश होते हैं। यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है जिसमें कई सारे देश औपचारिक तरीके से मिलकर आते हैं। औपचारिक तरीका होता है फॉर्मल, कोई दोस्ती यारी निभाई नहीं जा रहे, वो लोग एक आधिकारिक तौर पर मिलते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप अंतरराष्ट्रीय संगठन से क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन कई सारे सदस्य देशों का एक औपचारिक समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थापित हुए हैं। ओके, समझ में आ गया ना। अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है पहला, मैंने कहा जो क्वेश्चन बताऊंगा आएगा क्वेश्चन यहीं से, बस आपको करना क्या है, तो आपको एंड तक बने रहना है और हर एक चीज को बारीकी तरीके से समझिएगा। ठीक है, तो अगर बात करते हैं आखिर अंतरराष्ट्रीय संगठन के स्थापना के कारण, आखिर ऐसा क्या हो गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बनने की आवश्यकता हो गई, किस किस कारणों से बनाया जाता है ये। ठीक है, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना अंतरराष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य, देखो प्रश्न कई सारे आंसर एक ही रहेंगे। आपसे पूछे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य बताओ तो भी ये लिख देंगे, अंतरराष्ट्रीय संगठन के स्थापना के कारण बताओ तो भी हम यही लिख देंगे। ठीक है, तो देखो भाई कहते हैं भाई क्या इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना दो देशों के मध्य युद्ध और शांति के समय सहायता देने के लिए किया जाता है। आमतौर पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना इसलिए किया गया ताकि दो देशों के बीच जहां पर अगर युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध को रुकवा करके सहायता की जाए, और अगर कोई देश ऐसा है जो शांति को प्रमोट कर रहा है तो भाई उसे शांति को बढ़ावा में सहायता की जाए। ठीक है, दूसरा देशों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान हो, विचारों का आदान प्रदान हो सके, संस्कृति का आदान प्रदान हो सके। किसी के देश में अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी को सूचना दूसरे तक दी जाए। ठीक है, समझ में आया चीज, मतलब अगर आपसे को सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कई सारे देशों का एक समूह, स्थापना हुआ किस लिए, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और शांति को, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे युद्धों को रोकना, शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा इसकी स्थापना की गई ताकि दो देशों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके। तीसरा यह भी है कि सदस्य देशों के जीवन स्तर को बेहतर किया जा सके। देखो याद रखना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसका एक काम ये भी है, जैसे मैंने बताया एग्जांपल लेते हैं यूएनओ, जैसे आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें आप देखोगे तो आज के टाइम में इसमें 193 सदस्य हैं। अब इस 193 सदस्य में ऐसा नहीं कि सारे के सारे अमीर हैं, कुछ देश बहुत गरीब हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये भी करती है कि जो भी आपके सदस्य देश हैं उनके लोगों के, उनके नागरिकों के लाइफ स्टाइल को बेहतर करना। तो पहला काम क्या हो गया बताओ, पहला काम क्या है, वेरी गुड, पहला काम तो हो गया भाई हमारे पास क्या, कि सदस्य देशों के मध्य युद्ध और शांति को बढ़ावा देना, युद्ध को रोकना, शांति को बढ़ावा देना। दूसरा, दो देशों के मध्य, सदस्य देशों के मध्य संचार को, विचारों को आदान प्रदान करना। तीसरा क्या हो गया हमारे पास, हाँ, सदस्य देशों के जीवन स्तर को बेहतर करना। अगर कोई देश बहुत गरीब है, पिछड़ा हुआ है, तो उसके जीवन, उनके नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए। ठीक है, प्लस में विश्वव्यापी समस्या, विश्वव्यापी समस्या समझते हो, यूनिवर्सल प्रॉब्लम कौन सा होता है, तो विश्वव्यापी समस्या एक ऐसी समस्या होती है जो किसी एक देश के बस की बात ही नहीं है उसको हल करना। अभी कुछ समय पहले कोरोना आया था ना, तो क्या एक देश ने अकेले हल कर लिया, नहीं, ऐसे में WHO,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आया, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो काम कर रहा था। तो यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना के पीछे एक अन्य कारण यह भी है ताकि कोई ऐसी समस्या जो सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है, जिसका समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता, तो उसको मिल करके निपटाना। देन अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनता ही इसलिए है, अंतरराष्ट्रीय संगठन बनता ही इसलिए है ताकि क्या हो सके, जो भी सदस्य देश हैं उनको आर्थिक सहायता की जा सके। और देन लास्ट क्या है, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना, युद्ध नहीं होने देना। ठीक है, समझ में आ गया? 2 टॉपिक पढ़े हमने इस पेज पे, 2 याद आ गए दोनों। पहला कौन सा था? पहला था आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, मैंने पूछा तो आप बता दोगे जी भैया याद है, क्या है बताओ। हाँ, तो आप कहोगे यह कई सारे सदस्य देशों का एक औपचारिक समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए होते हैं। वो उद्देश्य या वो कारण क्या है? तो पहला, इसकी स्थापना 2 देशों के मध्य हो रहे युद्धों को रोकना, शांति को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। देशों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। सदस्य देशों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए किया जाता है। और कोई समस्या ऐसी है जिसका समाधान कोई अकेले ना कर पाए तो उसको निपटाने के लिए मिलकर उसका फाइट बैक करे, इसके लिए भी किया जाता है। और देन आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। और लास्ट क्या है, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, हाँ सॉरी, चलो ना अगर बात करें, देखो वैसे तो कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, पर सबसे जो मेन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका यूएनओ। कौन सा? यूएनओ। इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, आप सबने नाम सुना होगा, यूएनओ यूएनओ यूएनओ। आखिर ये यूएनओ है क्या मसला? देखो बात करते हैं इसके बारे में। सिंबल इसका मैंने दिखाया था, ये है इसका सिंबल, आप देख पा रहे हो, ये इसका सिंबल है यूएनओ का। अब जब हम बात करते हैं आखिर ये यूएनओ है क्या, तो देखो आप सबको पता होगा कि पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बच्चा लोग? पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बताइए, बताइए जी। ठीक है जी, बताते हैं। देखो आप सबको पता होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बताओ सत्यम भाई? वेरी गुड। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर के 1918 के बीच में। बहुत महामारी हुई, बहुत महामारी। तो ऐसे में यह सोचा गया कि भाई दोबारा विश्व स्तर पर इतना बड़ा युद्ध ना हो, इसके लिए सभी देशों ने मिलकर के सोचा कि चलो भाई एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाया जाए, जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन। हिंदी वालों इंग्लिश में भी आप यही लिख सकते हो, सॉरी हिंदी में भी यही लिख सकते हो, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना क्यों की गई? ताकि विश्व स्तर पर दोबारा से कोई ऐसा युद्ध ना हो। पर क्या युद्ध नहीं हुआ? हुआ युद्ध। कब हुआ? वेरी गुड, युद्ध हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो कब हो गया हमारे पास? 1939 से लेकर के 1945। अरे ये क्या बोल दिया आपने? आपने तो कहा कि लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया कि भाई दुनिया में दोबारा युद्ध ना हो, पर वो युद्ध तो हुआ। तो अब ये जो युद्ध हुआ है, कहीं ना कहीं इस युद्ध ने, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इस युद्ध ने इसके ऊपर, किसके ऊपर? लीग ऑफ नेशन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लाकर खड़ा कर दिया, क्वेश्चन मार्क। यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ कमी थी, और इसी कमी को दूर करने के लिए जिस साल वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसी साल 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हो जाती है। किसकी? यूएनओ की। तो आप कह सकते हो कि जो यूएनओ है वो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है, ठीक है, या फिर इसका मॉडिफाइड वर्जन है। ओके, तो देखो यहां पर देखते हैं, कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व स्तर पर ऐसी युद्ध की परिस्थिति पुनः उत्पन्न ना हो, इसीलिए 1918-19, बड़ा आप एग्जैक्ट डेट लिख सकते हो, 1919 में किसकी स्थापना की गई? लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। परंतु यह संगठन अपने उद्देश्यों को पूर्णतः सफल करने में असफल हुआ। क्यों? क्योंकि दोबारा युद्ध हो जाता है 1939 और 1945 में। कौन सा वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसने कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लाकर खड़ा कर दिया कि भैया तुम सही काम नहीं कर रहे हो। और इसीलिए फिर 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हो जाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। किसको? सैन फ्रांसिस्को। ओके, और इस पर कितने देशों ने साइन किया था? एमसीक्यू पूछेगा पक्का। ये जो मार्क कर रहा हूं मैं, जहां जहां कर रहा हूं सर्कल, समझ लो, लगा लो अकल, ये पेपर में आएगा एमसीक्यू में। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को कहां पर? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कितने देशों ने साइन किया?
51 देशों ने, और 2011 की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार इसमें कितने मेंबर जुड़ गए हैं? 193। समझ में आया? समझ में आ गया? वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्यों दिक्कत कर रहा है भाई? हाँ चलिए ना आगे बढ़ते हैं। आगे ये बता दिया आपको, ले सकते हो स्क्रीनशॉट। नाउ देन आगे। अच्छा अब यहां पर समझते हैं, बट यहां पर समझें तो इसके लिए ओके 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 नहीं, ये नहीं, ये बात करते हैं। अच्छा अब यूएनओ तो है एक संस्था, अब क्योंकि एक संस्था है तो एक संस्था का कोई ना कोई हेड ऑफ द संस्था तो होगा ही ना, उस संस्था का अधिकारी, मुख्य अधिकारी। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि यूएनओ के चीफ ऑफिसर यानी कि मुख्य प्रधान अधिकारी क्या कहलाते हैं? यूएनओ के महासचिव कहलाते हैं। याद रखना, यूएनओ के जो मुख्य अधिकारी हैं उसे हम क्या कहते हैं? यूएनओ के महासचिव। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस ये कब बने थे? 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 और अभी तक फिलहाल यही है। एंटोनियो गुटेरेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये 1995 से लेकर के 2002 7 साल तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और आपसे पूछे यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? सबसे पहले, ये तो अभी के है ना, सबसे पहले कौन थे? तो ट्रिगवैली, या कहीं कहीं पर इसको ट्रिगवाली भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। समझ आया चीज? सुरक्षा परिषद के बारे में अभी पढ़ेंगे आगे। समझ आया? यूएनओ का हेड कौन होता है? महासचिव। पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवाली। अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो 1995 से लेकर के 2002 तक क्या रह चुके हैं? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। नोट कर लिया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, ये जरूरी टॉपिक है। ये जरूरी टॉपिक इसलिए है क्योंकि इससे एमसीक्यूज जो है बनेंगे ही बनेंगे, ना बने तो भी बनाएंगे। तो यूएनओ की एजेंसियों की बात करते हैं। तो यूएनओ में अलग अलग उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग अलग एजेंसियां बनाई गई थी। यूएनओ में अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या बनाई गई? अलग अलग एजेंसियां बनाई गई। ठीक है, इसी जैसे कि इसमें से प्रमुख ये हैं, प्रमुख जो हैं वो ये सारे हैं भाई। याद रखना, इनकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNHRC यूनाइटेड नेशन, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। HRC ह्यूमन राइट कमीशन, HRC ह्यूमन राइट कमीशन, मानव अधिकार आयोग। UNHRC UNHCR यूनाइटेड नेशन, UHCR है, वो HRC था ह्यूमन राइट कमीशन, और यह है HCR यानी कि हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज होते कौन से? शरणार्थी, जो कहीं से मार भगा कर किसी देश के द्वारा पीड़ित व्यक्ति जो हमारे देश में आकर के किसी भी देश में आकर शरण लेता है ना, शरण, तो उसी को हम कहते हैं रेफ्यूजीज। ठीक है, फिर अगला है यूनिसेफ। यूनिसेफ यूनेस्को, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। यूनिसेफ यूनेस्को। UNICEF यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, ई से एजुकेशन, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, इनके बारे में आइए हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, एंड तक बने रहो बच्चों बस। ठीक है, यूनेस्को की बात करते हैं। यूनेस्को, तो यूनेस्को फुल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। यूनाइटेड नेशन, ई से एजुकेशन, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। नाम से पता चल रहा है, एजुकेशन मतलब शिक्षा, एस से साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक विज्ञान, सी से कल्चर मतलब संस्कृत। तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई है। कब हुई है? 4 नवंबर 1946 को। कहां पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहां पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो 4 नवंबर 1946 को स्थापना किसकी हुई? किसकी हुई? वेरी गुड, यूनेस्को की हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्रांस के पेरिस में। इसका मुख्य उद्देश्य, नाम से पता चल गया ना आपको, दुनिया भर में शिक्षा, एजुकेशन, विज्ञान, साइंटिफिक और सांस्कृतिक यानी कल्चरल आदान प्रदान करना। भारत भी इसका मेंबर कब बन गया था? 1946 में ही बन गया था, देर नहीं करते हम।
और भारत भी वर्तमान में इसका सदस्य है। और इसका ना एक एजेंडा 2030 पूछा जाता है कि यूनेस्को का एजेंडा 2030 क्या है, तो हम कहेंगे कि यूनेस्को का एजेंडा 2030 ये है कि वो विश्व में सतत विकास चाहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहता है, जिसका मतलब होता है वर्तमान में अपने रिसोर्सेज ऐसे उपयोग करो ताकि आने वाली भविष्य की पीढ़ियां भी उसका इस्तेमाल कर सकें। अपने बच्चों के लिए कुछ तो छोड़ के जाओ ना बेशर्मो। हो गया ना, आगे बात करते हैं। अगला है यूनिसेफ। अगला कौन सा? यूनिसेफ के बारे में 2 क्वेश्चन। पहला यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, पहले इसका नाम था चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। बट अब इसका नाम क्या हो गया है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। पहले था इमरजेंसी फंड, अब हो गया एजुकेशन फंड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1946 में। सेम 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की हुई थी और इसकी भी स्थापना हो गई 1946 में। स्थापना फुल फॉर्म हेडक्वार्टर रट लो, पक्का आएगा। इसका मुख्य उद्देश्य नाम से चल गया ना, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, यानी बच्चों के विकास करना, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना, बच्चों से कोई बाल मजदूरी करा रहा है तो उसके 2-3 लगाना, तो इन सभी को लेकर के कहीं ना कहीं इसकी स्थापना हुई है। और कहते हैं इसकी स्थापना में अहम भूमिका, यूनिसेफ की स्थापना में अहम भूमिका किसने निभाई है? पोलैंड के डॉक्टर कौन थे? लुडविग रॉशमैन ने की है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? यूनेस्को कहां पर था बताओ? यूनेस्को अभी पढ़ा हमने, कहां पर था? बताओ, बिना देखे। वेरी गुड, फ्रांस के पेरिस में। तो इसका कहां पर होगा बच्चा लोग? यूएसए के न्यूयॉर्क में। एक बार फटाफट टेपो। वेरी गुड, आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला होता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948। अगर WHO का कभी भूल जाओ ना तो मैं ऐसे याद रखता हूँ, 7 अप्रैल कौन सा महीना होता है? 1, 2, 3, 4, चौथा महीना। तो 7 चौक वैसे तो होता है 28, पर 28 का तो कोई रिलेशन नहीं था। स्थापना तो 40 के समय पर हुई है ना, 40, 45, तो 28 में 48, 28 का 48, 7 चौक 28, तो मैं 7 चौक 48 मान लेता हूं अपने मन से। ठीक है, तो 7 अप्रैल 1948, 7 चौक 28, 7 अप्रैल, 7 चौक 28, 7 अप्रैल, 28 नहीं है 48 है, तो 7 चौक 28, 1948। ठीक है, तो 7 अप्रैल 1948 को किसकी स्थापना हुई थी? WHO की। काम क्या होगा इसका? बहुत टफ है ना। स्वास्थ्य संगठन किसके लिए काम करेगा? मजीरा थोड़ी ना बजाएगा, ये क्या काम करेगा? हाँ, वेरी गुड। तो ये काम करेगा विश्व स्तर पर फैली कोई बीमारी हो गई, कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, इससे मिलकर निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछे तो आप क्या बताओगे? स्विट्जरलैंड के जेनेवा। इसकी स्थापना 7 चौक 28, 7 अप्रैल 1948। वेरी गुड। ना अगर बात करते हैं अगला, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना 1919 में तब हुई जब लीग ऑफ नेशन बना था। बहुत पुराना है भाई, बुजुर्ग है ये। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अब क्योंकि ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, बिहार वाले के लिए समझना पड़ेगा, बिहार वालों का बहुत जुड़ा हुआ संगठन है ये। तो श्रम संगठन जो है बेसिकली क्या करेगा? तो श्रमिकों के लिए कानून बनाएगा ना, चाहे वो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना हो, उनके लिए श्रम कानून बनाना हो, या फिर उनके काम स्थल को बेहतर करना। अब ऐसा ना हो कि भैया मजदूर काम कर रहे हैं, मालिक आ रहा है बाजू में थूक के चला जा रहा है, पान वान की गुटका का खार सब वहीं फेंक दे रहा है, तो क्या फायदा? नहीं फायदा ना। ठीक है, तो इसलिए तो 3 काम करते हैं, मजदूरों की अधिकारों की रक्षा करना, उनके लिए अच्छा कानून बना कर देना कि भाई कोई भी उनसे 8 घंटे से एक्स्ट्रा काम ना कराए, ये सब, और प्लस में उनका काम का स्थल जो है जहां वो काम कर रहे हैं वो बेहतर होना चाहिए। ओके, हो गया, वेरी गुड। हाँ, ओ ये कहां से आ गया? आगे बढ़े, आओ आगे बढ़ते हैं। खामखा खाली पेज हो रखा है जी, आप लोग डर गए होंगे भैया बहुत लंबा है, तो यहां तक चलिए। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में। तो कहते हैं यूएनओ का जो चार्टर है, या कह लो यूएनओ का जो संविधान है, यूएनओ का जो कानून है, उसके 3रे अध्याय और 7वें अनुच्छेद आर्टिकल के तहत यूएनओ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6। पहला अंग है महासभा, दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, तीसरा अंग है आर्थिक व सामाजिक परिषद। रटना ये 6 नाम, पक्का रटना। महासभा, सुरक्षा परिषद,
आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये 6 के 6 नाम अध्याय 3 चार्टर के अध्याय 3 और आर्टिकल 7। ओके, 6 प्रमुख अंग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महासभा के बारे में। किसके बारे में? महासभा के बारे में। कौन बताएगा आप में से? कौन बताएगा? हाँ भाई बताओ, भाई अदनान आप बताओ। वेरी गुड। देखो सुनो, अगर हम बात करें तो महासभा है क्या, तो यूएनओ का एक प्रमुख अंग है महासभा। महासभा जहां पर कई सारे काम किए जाते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि इसकी बैठक वर्ष में एक बार जरूर होती है। वो भी कब होती है? सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को। और इसका बैठक होती कहां पर है? न्यूयॉर्क में। आप एक चीज देख पा रहे हो, न्यूयॉर्क में कई सारी चीजें, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो तीसरे मंगलवार सितंबर महीने में, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर महासभा के क्या क्या काम होते हैं। राइटिंग अच्छी, अरे बस मरेगा जल्दी। अब देखो सुनो ध्यान से। तो अब आप देख रहे हो राइटिंग अच्छी हो गई है, अप्रिशिएट कर देना, लाइक कर देना आप, ठीक है। तो महासभा के काम और शक्तियों की बात करते हैं। तो पहली बात, महासभा क्या काम करता है? तो यूएनओ के बजट को स्वीकार करता है। यूएनओ में जो भी बजट पास होता है ना, वो सब कहां पर होता है? महासभा में। कहां पर होता है? महासभा में। देन दूसरा, यूएनओ के जो भी सदस्य हैं, जो आपके मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स को ये बताना कि भाई अब देखो बजट तो पास हो गया, बजट 500 का पास हो गया, तो भाई बताओ 500 रुपए कौन कौन देगा, 500 में से कौन कितना देगा, यानी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, कौन सदस्य अब कितना पैसा देगा, ये भी यहीं पर डिसाइड होता है महासभा के अंदर। प्लस में तीसरा, सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर, इसके साथ मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसके जज यानी इसके न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है, उसका चुनाव भी करता है, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट क्या है? नए सदस्य कौन आएंगे और कौन पुराने सदस्य जाएंगे, इस सब का ही फैसला कौन करता है? आपका महासभा। प्लस में जो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के किसी भी प्रश्न है, कोई भी ऐसा मुद्दा है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंच जाता है, उस पर विचार भी यहीं पर होता है, ठीक है। प्लस में दो देशों के मध्य अगर समझौते कराने हो, युद्ध पे मर कट रहे हैं वो लोग आपस में, उनको भी कुछ निपटाना हो, उनका समझौता करवाना हो, मेल मिलाप कराना हो, भाईचारा बढ़ाना हो, तो कौन करेगा? महासभा ही करेगी, ठीक है। तो महासभा के 6 काम आपको याद रखने हैं। ना आगे बढ़े, वेरी गुड। अगला, सुरक्षा परिषद, दूसरा अंग सुरक्षा परिषद। 6 अंग है, सेकेंड अंग हो गया हमारे पास कौन सा? सुरक्षा परिषद। यह यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग। इसीलिए हम इसे यूएनओ की कार्यपालिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूएनओ की कार्यपालिका या फिर एनफोर्समेंट विंग भी कहते हैं। इसका भी कार्यालय कहां पर आ गया? न्यूयॉर्क में आ गया। कनेक्शन याद रखना। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की बात करें तो कहते हैं कि फिलहाल तो इसमें कुल 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 15। बट जब यूएनओ की स्थापना हुई थी ना, तो स्थापना के टाइम से लेकर के सितंबर 1965 तक इसमें कुल कितने सदस्य थे? 11। इसमें से 5 थे स्थायी और 6 थे अस्थायी। 5 थे परमानेंट और 6 थे टेम्पररी। बट अब कितने हो गए हैं? 15। यानी 5 तो अभी भी स्थायी हैं, 5 अभी भी परमानेंट है, बट अस्थायी की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? 10 हो गई है, ठीक है। तो वही कहा गया है, सुरक्षा परिषद में पहले थे 11 सदस्य, इसमें 5 स्थायी थे और 6 अस्थायी थे। पर सितंबर 1965 में अस्थायी सदस्यों की संख्या को 10 कर दिया गया और अब जो संख्या हो गई है वो 15 हो गई है। वेरी गुड, नोट कर लिया, ठीक है ना। अगर हम बात करें अगला स्थायी सदस्यों के बारे में, तो जैसा कि मैंने बताया स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। अब उन 5 के नाम याद रखो। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ठीक है। ये 5 देश वो देश हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1945 में खत्म हुआ था ना, उसमें जीते थे। इसीलिए इनको उपहार स्वरूप कहा कि भाई तुम ही तो जीते हो, तुम ही ताकतवर हो, तो तुम ही हमारे स्थायी सदस्य बन जाओ। और इन सबको प्राप्त है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब पता है ना? निषेधाधिकार, मना कर देना किसी भी चीज को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, रट लो, समझ लो, पन्ने बनाओ, फर्रे बनाओ, कुछ भी करो, रट लो। कहते हैं स्थायी सदस्य बनने की योग्यता क्या है? अब ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है कि आखिर इंडिया जो है वो स्थायी सदस्य क्यों नहीं है, या फिर स्थायी सदस्य बनने की योग्यता क्या क्या है? तो हम कहेंगे कि भाई ये जो फैसला लिया गया था ना, ये लिया गया था 1 अप्रैल 1997 के तहत है, ये 1997 के तहत ये है।
कि भाई कोई भी बंदा अगर स्थायी सदस्य बनना चाहता है तो उसे कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। पहला, वे विशाल जनसंख्या वाला देश हो। क्या भारत विशाल जनसंख्या वाला देश है? क्या पूछ लिया ना, मजाक है। ठीक है, तो बहुत सारी जनसंख्या हमारे देश में, एक दो आधा दे भी देंगे तो भी बहुत रहेगा। तो यह विशाल जनसंख्या वाला देश है, भारत भी है। स्थायी सदस्य वो बनेगा जो लोकतंत्र है। क्या भारत में लोकतंत्र है? हाँ है। विशाल जमीन हो, भारत में, भले हमारे पास ना हो पर भाई भारत में तो है। चौथा, वहां संस्कृति विविधता यानी अलग अलग कल्चर भाषा के लोग रहते हो। क्या भारत में रहते हैं? हाँ हैं। विशाल सैन्य शक्ति हो, ताकतवर सेना हो। हमारी सेना ताकतवर है कि नहीं है? पाकिस्तान से पूछो जाकर। फिर परमाणु संपन्न देश हो। क्या भारत के पास परमाणु है? हाँ है। ये जो 2 पॉइंट है ना, इसको पढ़ने में भाई लगता है कि गलत देश में पैदा हो गए। देखो सुन, विशाल आर्थिक शक्ति वाला देश, भारत उतना ज्यादा आर्थिक शक्तिशाली अभी तक नहीं बना, बहुत कर्जे हमारे ऊपर। ये तब हो पाएगा जब हमारा $1 के बदले अगर 50 रुपए तक भी हो गया ना, 50 रुपए तक, तो हम कहेंगे हाँ भाई आर्थिक शक्ति वाला देश है। अभी $1 के बदले 90 रुपए होने वाले कुछ समय में क्या ही आर्थिक शक्ति। और देन ये भी हम भारत पॉसिबल नहीं कर पाता कि वह यूएनओ के बजट में विशेष योगदान दे। भारत देता है क्या यूएनओ के बजट में योगदान? नहीं भाई, उल्टा पैसे ले लेता है यूएनओ से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आप ऐसे भी कहोगे कि भाई स्थायी सदस्य बनने की कई सारी योग्यताएं हैं जिसमें भारत कुछ शर्तों को पूरा नहीं कर पाता, लिखोगे इन दोनों को। अतः इन कारणों से भारत अभी भी स्थायी सदस्य बनने में चूक रह गया है। ठीक है, नोट कर लो इसको बच्चा लोग। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चा लोग। ठीक है, शेयर जरूर कर देना। 1 मिनट में आया पानी पी के। ठीक है, ओके, चलो नाउ बात करते हैं अस्थायी सदस्य। स्थायी की बात कर ली, अब अस्थायी। तो अस्थायी मैंने बताया था पहले 6 होते थे, बट बस सितंबर 1965 के बाद से कितने हो गए? 10 हो गए हैं। ठीक है, और 10 जो है ना वो अलग अलग महाद्वीप से आते हैं। अगर मैं आपको ये देखो, ये यूरोप महाद्वीप है बच्चा, यह यूरोप महाद्वीप, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, मैप तो याद रखो चलो, यह है अफ्रीका महाद्वीप, इसके नीचे यहां से मान के चलो यह है एशिया महाद्वीप, भारत भी यहीं पर है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे तो उसका अब छोड़ो अंटार्कटिका, वो अलग ही है। ठीक है, तो देखो कहते हैं भाई कि यूएनओ के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10, और ये 10 जो है वो अलग अलग महाद्वीपों से आते हैं। 5 आएंगे आपके एशिया और अफ्रीका से, एशिया और अफ्रीका से मिलकर कितने आएंगे? 5। 2 आएंगे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से मिलकर कितने आ जाएंगे? 2। 5 2 7 हो गए। 1 आएगा पूर्वी यूरोप, यानी यहां पूर्वी यूरोप से 1, पश्चिमी यूरोप और अन्य से 2, तो हो गए ना? 5 2 7 2 9 1 10। ओके, याद रखना। इनका चुनाव कितने सालों के लिए होता है? क्योंकि ये अस्थायी हैं तो इनका तो चुनाव होगा, हटना पड़ेगा, इन्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी भैया। तो इनका चुनाव जो है वो 2 वर्षों के लिए होता है तथा 2 वर्षों के पश्चात नए सदस्य आते हैं और इनको वीटो पावर नहीं मिलता जी, कोई इज्जत नहीं। अगला, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ के चलना। फर्रे बनाओ, रटो, कुछ भी करो, बट भाई करो, अच्छे से करो। ठीक है, बेटर है समझ लो, भैया इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो देखो, तो सुरक्षा परिषद के क्या काम होते हैं भाई? तो सुरक्षा परिषद का जो पहला काम होता है वो तो ये होता है कि यूएनओ के चार्टर 24 के अनुसार इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाने का जो जिम्मा दिया गया है वो सुरक्षा परिषद को दिया गया है। प्लस में आर्टिकल 41 के अनुसार यदि कोई देश तहलका मचा रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है कि देश में अशांति मचे, दुनिया में अशांति मचे, तो उसको बाइकआउट कर देना, इग्नोर कर देना, उसको बिल्कुल दुनिया से बाहर निकाल दो, बेदखल। ठीक है, बट अगर सॉरी भाई, कहां चला गया बुआ? उसे क्या कर दो? दुनिया से बेदखल कर दो। ठीक है, सॉरी, हाँ। बट अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो आर्टिकल 42 के अनुसार उस पर क्या करो? सैन्य कार्यवाही कर सकता है। कौन? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का अगला काम क्या होता है? विश्व में हो रहे 2 देशों के मध्य युद्ध को रोकना, और अगर आवश्यकता है और कोई कमजोर बेचारा पिट रहा है देश, तो अपनी सेना देकर के उसकी रक्षा भी करना है, सहायता भी करना। प्लस में आम सभा को ये कह देना, आम सभा जनरल असेंबली, उसको ये आदेश देना कि देख भाई, इस देश को ये शक्ति मत दो, इसको ये शक्ति मत दो, इसको निकालो, इसको लेकर आओ, ये भी सलाह दे सकता है। और एक काम था इसका, जो आम सभा का भी काम था क्या? सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के
जज को या न्यायाधीश को नियुक्त करना। तो 5-6 काम आपके हो सकते हैं, समझ लो। ठीक है, हो गया, बहुत अच्छे से लगा, अच्छी राइटिंग में, लाइक कर दो भाई। आगे कहोगे ना भैया भीख मांग रहे हैं, नहीं करो भाई, तुम्हारा मतलब है। देखो अगला, सुरक्षा परिषद में विस्तार की आवश्यकता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछता है आपसे। जैसे सुरक्षा परिषद में विस्तार की आवश्यकता क्यों है, क्यों, या सुरक्षा परिषद में या यूएनओ के अंदर, यूएनओ में सुधार के लिए क्या मांग की गई, सुधार के लिए क्या मांगे हुई हैं, सुधार के लिए क्या मांगे हुई हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन पर आपको याद रखना, जहां भी सुधार की बात आ जाएगा, सुरक्षा परिषद में सुधार, यूएनओ में सुधार, आप ये पॉइंट लिख सकते हो, टीचर नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सुरक्षा परिषद में विस्तार और सुधार करने की जो बात आई है ना, वो अभी से नहीं है, शीत युद्ध के समय से चल रही है, बहुत पुरानी है। और कई देशों ने, जैसे चाहे वो एशिया के देश हो, अफ्रीका के देश हो या दक्षिण अमेरिका के देश हो, इन देशों ने तो साफ कह दिया था कि भैया स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाओ, क्योंकि भाई 5 स्थायी जायज लग रहा है आपको, 193 देश में से केवल 5 को वीटो पावर देना नहीं, प्लस में साथ ही साथ अस्थायी सदस्यों की संख्या देखो, पहले तो 6 थी, हाथ जोड़ा होगा इन्होंने, बढ़ाकर कितनी कर दी, 10। तो वही कह रहे हैं कि भाई जो स्थायी सुरक्षा परिषद में सुधार की या विस्तार करने की जो बात हो रही है, वो अभी से नहीं हो रही है, वो बहुत पुरानी है। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका जैसे जो देश है, यहाँ के देश, वो लोग तो कहते भी हैं कि भैया स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ा दो, तभी यूएनओ जो है वो विश्व स्तर पर या विश्व राजनीति में क्या कर पाएगा, बराबरी लेकर के आ पाएगा। तो एक तरफ तो ये लोग ऐसा कहते हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका और पश्चिम यूरोप जो यूएनओ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं, तो ये कहते हैं कि भाई अगर तुम स्थायी अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाओगे तो एक काम करो ना, हम जो इतना बजट दे रहे हैं, अमेरिका कहता है कि मैं जो इतना बजट दे रहा हूं, मेरे जब से इतना जो पैसे जा रहा है, चलो भाई इस बजट को भी बांट लेते हैं। सर चीज बजट प्रक्रिया को सुधार करने की ये लोग मांग करते हैं। ओके, 2 पॉइंट समझ में आ गए, वेरी गुड। मतलब समझ आया ना चीज, क्वेश्चन किस प्रकार से है कि यूएनओ के विस्तार में, यूएनओ की सुधार प्रक्रिया में क्या क्या मांगे आई हैं। तो हम कहेंगे यूएनओ के सुधार प्रक्रिया में की जो मांग है वो अभी से नहीं बल्कि शीत युद्ध के समय से चली आ रही है। कई देशों का ये मानना है, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो या फिर दक्षिण अमेरिका देश हो, ये कहते हैं कि भाई यूएनओ के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाओ। मैं बार बार ऐसे देखता हूँ, क्यों पता है, क्योंकि ये ग्रीन लाइट है, अगर ये बंद हो जाएगी ना तो मैं तो बोलता रहूंगा पर आप तक आवाज नहीं आएगी, मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से चेक करता हूँ। ठीक है, और वहीं जो आपके दूसरी ओर अमेरिका और पश्चिम यूरोप के देश लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भैया बजट प्रक्रिया में सुधार हो। तो इनका मानना है संख्या में सुधार हो और इनका मानना है बजट प्रक्रिया में सुधार हो। और इसी को लेकर के वर्ष 1992 में सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए एक बहस भी हुई थी। वर्ष 1992 में सुरक्षा को लेकर के एक लंबी बहस हुई और जिस बहस के बाद 3 विषयों पर चिंता हुई। पहला, ये कहा गया कि यूएनओ या उसका जो अंग है सुरक्षा परिषद, वो समकालीन यानी विश्व में हो रही समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। दूसरा, ये भी आरोप लगाया गया कि यूएनओ जो है कहीं ना कहीं इसका झुकाव अमेरिका और पश्चिम देश की तरफ ज्यादा है। पश्चिम देश जो कहते हैं यूएनओ वही करता है। कई बार ऐसा लगता है कि यूएनओ नहीं, अमेरिका बोल रहा है पीछे से। समझिए, 2 एलिगेशन लगे। पहला एलिगेशन क्या था, यूएनओ जो है या सुरक्षा परिषद जो है वो विश्व स्तर पर हो रही समस्याओं का समाधान करने में असफल है। और दूसरा ये भी आरोप लगा कि यूएनओ जो है या सुरक्षा परिषद जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की बोली बोलता है, अमेरिका के प्रति या पश्चिम देशों के प्रति उसका झुकाव ज्यादा है। और दूसरा, सुरक्षा परिषद में समानता या समान प्रतिनिधित्व का अभाव है, क्योंकि भाई 5 मेंबर स्थायी हैं, कहां से लग रहा है आपको बराबर नहीं है ना। इसके पश्चात ही 1 जनवरी 1997 यहां बताया था मैंने, सॉरी अप्रैल लिख दिया गया गलती से। तो 1 जनवरी, तो इसी कारण 1 जनवरी 1997 को महासभा में यह फैसला लिया गया कि भाई स्थायी सदस्य बनने के लिए कोई नहीं रोकेगा आपको, आप बस एक क्राइटेरिया पूरी कर लो। ओके, ठीक है, तो ये फैसला वहीं से आया था। ठीक है, और उस समय के जो सचिव कौन थे, कोफी अन्नान। कौन थे, कोफी अन्नान। ठीक है, ओके, आगे समय। अब बात करते हैं तीसरा परिषद। महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, अब कौन सा परिषद है हमारे पास, तो अब जो परिषद है वो है आर्थिक व सामाजिक परिषद। तो महासभा के अधीन होने वाले, महासभा के अंदर
जो भी फैसले होते हैं ना, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो या शिक्षा के स्तर पर हो या सांस्कृतिक स्तर पर हो, महासभा के अंदर ये होने वाले काम, इन सब को कौन में हैंडल करता है? तो आर्थिक और सामाजिक परिषद। यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद यूएनओ का एक ऐसा अंग है जो महासभा में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक इन सभी कामों पर जो विचार होते हैं उनका उत्तरदायित्व, उसकी देखरेख कौन करता है? तो आर्थिक और सामाजिक परिषद। और इसका मुख्यालय भी कहां पर है? न्यूयॉर्क। याद रखना, भी बताऊंगा इसके बारे में। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 54, जो कि महासभा के 2/3 बहुमत प्राप्त करके 3 साल के लिए चुने जाते हैं। तो जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है इसके टोटल मेंबर तो हैं 54, बट ये चुने कैसे जाते हैं? तो महासभा में वोटिंग होती है और 54 में उन 54 मतलब जो भी बंदा 2/3 वोट से जीत जाता है उसे 3 साल के लिए चुन लिया जाता है। इसमें से 18 सदस्य जो हैं वो हर साल हटते रहते हैं और पद से हटने वाला व्यक्ति पुनः निर्वाचित हो सकता है, ये बात याद रखना। ठीक है, नोट कर लिया। अगला फिर चौथा परिषद हो गया न्यास परिषद। देखो न्यास परिषद का मतलब, ऐसे न्यास का मतलब होता क्या, मैं बता देता हूं। देखो इसकी स्थापना वैसे चार्टर के अध्याय 13, अध्याय 3 में क्या था? अध्याय 3 आर्टिकल 7 6 अंक। अध्याय 13 में क्या बताया गया है कि भाई न्यासी क्षेत्र, न्यासी क्षेत्र कौन से होते हैं? तो न्यासी क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जो आज भी आजाद नहीं हुए या जो आजादी के लिए मांग कर रहे थे। तो सिंपल सी बात है, न्यास परिषद की स्थापना चार्टर के अध्याय 13 के तहत, चार्टर मतलब यूएनओ का संविधान या यूएनओ का कानून, उसके अध्याय 13 के तहत उन न्यासी क्षेत्रों या उन न्यासी मत बोलना, उन न्यासी क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हो गए जो अभी भी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तो उनको जहां के निवासी आज भी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे तो उनकी देखरेख करने के लिए किया गया था। इसके अंतर्गत उस समय 7 देश थे और उन 7 देशों को जब आजाद हो गया, वैसे इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। तो इसके अंदर 7 देश रखे थे ऐसे जहां पर अभी भी लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, पर उन जब 7 देशों को आजाद करा दिया गया तो उसके बाद इसका कुछ काम नहीं रहा, इसलिए 1 नवंबर 1994 से इसको स्थगित कर दिया गया है। 1 नवंबर 1994 से इसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, फिर अगला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल जज जो कोर्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले जो मुकदमे होते हैं ना, 2 देशों के बीच में जो मुकदमा चलता है, 2 देशों के बीच में मुकदमा, देखो 2 बंदों के बीच में किसी देश के अंदर मुकदमा चलेगा तो वो तो उस देश की न्यायालय समझेगी। 2 देशों के बीच में अगर कोई आरोप है उसका मुकदमा कहाँ हल होगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो वही कहते हैं यूएनओ के 13 में इसका था, 14 में इसका है। तो यूएनओ के चार्टर 14 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर याद रखना नीदरलैंड के हैग, उसका यूरोप में है और इसका नीदरलैंड के हैग में है। यह है महासभा, सुरक्षा परिषद तथा यूएनओ की अन्य संस्थाओं को सलाह देने का काम करती है। ठीक है, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। यहाँ पर हैग में इसका हेडक्वार्टर याद रखना। इसके अंतर्गत कितने न्यायाधीश होते हैं, कितने जज होते हैं? इसमें न्यायालय है तो न्यायाधीश तो होंगे ही, तो कितने न्यायाधीश होते हैं इसके अंदर? 15। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। जो महासभा, मैंने कहा था ना, महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर के चुनते हैं बहुमत प्राप्त करके। इनका कार्यकाल 9 साल का होता है, परंतु यह पुनः अपने पद पर चुने जा सकते हैं। 15 न्यायाधीशों में से 5 न्यायाधीश उन स्थायी देशों के होंगे, जो 5 स्थायी सदस्य थे ना उनके होंगे। ठीक है, याद रखना। फिर लास्ट जो होता है हमारे पास वो कौन सा है? सचिवालय। यूएनओ का जो प्रशासनिक अंग जिसे हम कह सकते हैं वो क्या है? यानी जहां पर यूएनओ का पूरा बॉडी काम करता है, यूएनओ का पूरा मास्टरमाइंड, वो है सचिवालय। और जो मैंने बताया था यूएनओ का हेड कौन होता है? महासचिव। बेसिकली सचिवालय से ही सचिव है, यानी सचिवालय जो है वो बेसिकली इसी का अधिकारी होता है, महासचिव। ठीक है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव चुना जाता है, याद रखना। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव, जो अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, और सबसे पहले कौन थे? ट्रिग वैली। तो महासचिव की जो नियुक्ति होती है वो सचिवालय का हेड भी वही होता है, महासचिव, और यूएनओ का हेड भी वही है। तो आप समझ सकते हो, देखो यूएनओ का हेड भी महासचिव है, सचिवालय का हेड भी महासचिव है, यानी कि कहीं ना कहीं यूएनओ का जो कार्यकारी या प्रशासनिक अंग है, जहां से यूएनओ काम कर रही है, वो क्या है? हमारा सचिवालय है। दोनों का अध्यक्ष सेम ही है, महासचिव होता है। महासचिव चुना कैसे जाता है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, क्योंकि मैंने कहा सुरक्षा परिषद बहुत ताकतवर है। और इसकी नियुक्ति कितने साल के लिए होती है? 5 साल के लिए होती है। अभी के कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। आप कहोगे वो कब बने थे? 1 जनवरी 2017 को। 5 साल से ज्यादा हो गए, बट हाँ इसे दोबारा चुन लिया गया था। ठीक है, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का स्थायी अंग है। कौन सा अंग है? स्थायी। और इसका अंग कहां पर है? इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। समझ में आ गया भाई? आगे बढ़े, वेरी गुड। चलिए, तो अब बात करते हैं कुछ अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो यूएनओ के अलावा
तथा उसकी एजेंसी व अंगों के अलावा भी अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय अंग हैं जो विश्व स्तर पर देशों को आर्थिक और सामाजिक या कई तरह की सहायता प्रदान करती है। जैसे वर्ल्ड बैंक की स्थापना याद रखो 1944-45 में हुआ था। WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई है? 1995 में। कब हुई है? 1995। बट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि WTO की स्थापना तो 1995 में हुई है, बट ये किसके नाम पे बना है? गेट के नाम पर। पहले इसका नाम गेट हुआ करता था, GATT, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के स्थान पर इसका स्थापना हुआ। ठीक है। फिर अगला होता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये एक NGO है जो मानव अधिकारों के लिए काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। अब नाम से चला ना, ये एटॉमिक एजेंसी है जो बेसिकली क्या काम करेगी? परमाणु ऊर्जा पे कंट्रोल की। कोई भाई एटम बम का इस्तेमाल ज्यादा ना करे, एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल ना करे खामखा। ह्यूमन राइट वॉच, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट मतलब मानव अधिकारों के लिए काम करती है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 में वर्ल्ड बैंक के समय पर। और ये दोनों ही जो है, IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, दोनों का काम क्या है? लोगों को पैसों की सहायता प्रदान करना। ओके, समझ में आ गया? नोट कर लो एक बार। चलिए आगे बढ़ जा। हाँ, अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। इस टॉपिक से जो मेन क्वेश्चन आएगा देखो, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 60 वर्ष के पश्चात, अच्छा ये पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 60 वर्ष कब पूरे हुए? 2005 में हो गए थे, जिसमें सभी देश इकट्ठा हुआ और यूएनओ को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ बातें की गई। वो बातें 4 थी। पहला, शांति स्थापक आयोग बनाया जाए। तो यूएनओ को और ज्यादा अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 2005 में एक बैठक होती है जहां पर क्या फैसला किया जाता है कि भाई एक शांति स्थापक आयोग बनाया जाए जो पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में शांति कायम करे। और इस बात को भी स्वीकारा गया कि भाई यदि कोई देश अपने नागरिकों के अत्याचारों को दूर करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है तो भाई यूएनओ की जिम्मेदारी है कि वो उन नागरिकों का भला करे। प्लस में एक लोकतंत्र कोष बनाया जाए, डेमोक्रेटिक फंड बनाया जाए। ये उन देशों की मदद करेगा जहां पर लोकतंत्र की मांग हो रही है बट कर नहीं पा रहे वो लोग। और प्लस में न्यास परिषद, न्याय लिख दिया मैंने, न्यास परिषद की समाप्ति की जाएगी। वो न्यास परिषद मैंने बताया ना जिसकी स्थापना हुई थी उन 7 देशों को स्वतंत्र कराने के लिए, वो स्वतंत्र हो गए। तो इसके बाद 1994 से इसको स्थगित कर दिया गया था, बट उसे कहीं ना कहीं फाइनल से उसे खत्म करने के लिए बात भी यहाँ पर हो गई थी। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं, हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत का बताइए, या संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान, या संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार लाने में किन किन बातों पे भारत विचार रखता है। मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव लाने के लिए या संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करने के लिए भारत जो है वो क्या क्या विचार प्रस्तुत करता है, या भारत के कौन कौन से तर्क हैं। तो देखो, पहला हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव के मुद्दे पर भारत ने कई आधारों पर अपना विचार रखा है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है आपसे कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव लाने के लिए भारत ने क्या क्या विचार दिए हैं, या किन किन तर्कों से भारत ये कहता है कि हाँ भाई यूएनओ में बदलाव होना चाहिए। तो कई आधार पर तर्क दिए हैं। जैसे पहला, भारत के अनुसार बदलते हुए विश्व में यूएनओ को मजबूती और दृढ़ता की आवश्यकता है। भारत ने यह कहा है कि आज जैसे समय के साथ दुनिया बदल रही है, वैसे कहीं ना कहीं यूएनओ को भी और ज्यादा मजबूत और ज्यादा दृढ़ होने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त भारत यह भी चाहता है कि यूएनओ के विभिन्न देशों के बीच सहयोग और विकास को प्रोत्साहित करने में अधिक से अधिक योगदान दिया जाए यूएनओ के द्वारा। तो देखो, मतलब भारत जो है वो यूएनओ में सुधार लाने के लिए, यूएनओ की क्रियाओं में ज्यादा बदलाव लाने के लिए कई बातें रखता है। जैसे पहला, भारत ये कहता है कि भाई आज जो जैसे दुनिया समय के साथ बदल रही है ना, तो ऐसे में इस बदलते हुए दुनिया में यूएनओ को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा दृढ़ होने की आवश्यकता है। साथ ही भारत ये भी कहता है कि भाई 200 देशों के बीच आपसी सहयोग, देशों के बीच शांति बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं यूएनओ को और ज्यादा अधिक प्रयास या और ज्यादा अधिक योगदान देना पड़ेगा। भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में, मैंने कहा था संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य स्थापना कई कारणों से हुआ है, चाहे वो देशों के मध्य शांति लेकर आनी हो, चाहे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी हो, चाहे देशों के बीच में यातायात संचार को बेहतर करना हो, चाहे जीवन स्तर बेहतर करना था, वो कारण सबसे पहला क्वेश्चन।
कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के पीछे कारण क्या है। तो वही है, तो भारत का ये मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य या कारण में विकास नामक एक वर्ड जोड़ देना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति तभी बनी रहेगी जब वो देश क्या होगा, विकसित होगा। अब हम सबको पता है कि देखो, अगर हम विकसित हो जाएं, सब लोग पढ़े लिखे हों, डेवलप हो, कोई दिक्कत ही ना हो, तो क्यों मारामारी होगी। ठीक है, तो ये कहना चाहता है। तो मैं समझ रहा है एक क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये है हमारे पास कि आखिर जो भारत है, बेसिकली भारत ने यूएनओ में बदलाव लाने के लिए या यूएनओ में सुधार लाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। तो भारत के कई सारे तर्क हैं। पहला, भारत ये कहता है कि भाई बदलते हुए समय में यूएनओ को और ज्यादा मजबूत होने की आवश्यकता है। दूसरा, भारत ये कहता है कि भाई यूएनओ को और ज्यादा अधिक योगदान दिखाना चाहिए देशों के मध्य सहयोग और शांति स्थापित करने के लिए। और तीसरा, भारत ये भी कहता है कि यूएनओ को अपने उद्देश्य में एक वर्ड जोड़ना चाहिए, कौन सा, विकास, क्योंकि विकास जो है वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक आवश्यक शर्त है। ठीक है ना। देन अगर हम बात करें तो एक और टॉपिक जो होता है वो होता है क्या, इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद की संरचना भारत के लिए एक चिंता का विषय है। भारत चाहता है कि इसके स्थायी और अस्थायी सदस्य दोनों की संख्या में वृद्धि हो। साथ ही भारत यह भी चाहता है कि केवल, क्योंकि आपने देखा वो मैंने कहा था स्थायी सदस्य में कितने हैं, 5 है, अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे के सारे डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश हैं। तो भारत ये कहता है कि भाई यूएनओ में कितने मेंबर हैं, 193, और उस 193 में से तो भाई बहुत कम ऐसे जो विकसित हैं और बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो विकासशील हैं, डेवलपिंग हैं। तो क्योंकि विकासशील सदस्यों की संख्या, जैसे भारत जैसे देशों की संख्या ज्यादा होने के कारण यूएनओ से एक सिफारिश की जानी चाहिए कि भाई यूएनओ उन 5 देशों को तुम ज्यादा मेहनत मत दो। ठीक है, मतलब विकसित देशों की बात सुनो, बट उससे ज्यादा हमारी भी बात सुनो, क्योंकि हम विकासशील देश, हम जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनकी संख्या यूएनओ में ज्यादा है। ठीक है, ये पॉइंट अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको याद रखना है कि आखिर किन तर्कों पर भारत ने ये कहा है कि यूएनओ में सुधार लाने की आवश्यकता है। पहला क्या था, बोलो, पहला था हाँ कि भाई भारत चाहता है कि आज बदलते हुए समय में यूएनओ को ज्यादा मजबूत होने की आवश्यकता है। दूसरा, भारत ये भी चाहता है कि यूएनओ जो है वो अपने सदस्य देशों के बीच शांति और सहयोग बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा योगदान दे। तीसरा, भारत ये चाहता है कि यूएनओ जो है वो अपने उद्देश्य में कौन सा वर्ड जोड़ दे, विकास वर्ड जोड़ दे, क्योंकि विकास जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक आज आवश्यक शर्त बनी हुई है। साथ ही साथ भारत ये भी चाहता है कि स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। और चौथा, भारत ये भी चाहता है कि भाई यूएनओ में 193 देशों में से विकसित देशों की संख्या, जो डेवलप्ड कंट्री है, उनकी संख्या बहुत कम है। तो केवल उन्हीं की बात, उन्हीं के दिमाग से चलोगे तो विकासशील देश पीछे रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं विकासशील देशों की भी चिंता को सुना जाना चाहिए। ओके ना। 39वां अगर हम देखें, एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ, या ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि यूएनओ का अमेरिकी वर्चस्व, या आप किन किन चीजों से ये कह सकते हो कि यूएनओ जो है वो अमेरिका की कठपुतली है, कि अमेरिका जो कहता है वही यूएनओ करता है, ऐसा आप किन किन चीजों से सिद्ध कर सकते हो। तो हम कहेंगे यूएनओ पर अमेरिका का बहुत व्यापक प्रभाव रहा है। इससे हम इन चीजों से समझ सकते हैं। जैसे पहला, अमेरिका यूएनओ के बजट में सबसे ज्यादा पैसा देता है, और जो ज्यादा पैसा देगा कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा ना भाई अमेरिका ज्यादा पैसा देता है तो यूएनओ तो अमेरिका के ही सुनेगा। दूसरा, यूएनओ का हेडक्वार्टर तथा इसके जो कई अंग थे सबका न्यूयॉर्क बता रहा था ना, आपने देखा यूएनओ का हेडक्वार्टर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी है, और प्लस में इसके कितने सारे महत्वपूर्ण अंग हैं जिन सब का हेडक्वार्टर कहां पर है, अमेरिका में ही है। तो इस कारण भी ऐसा लगता है कि भाई वो यूएनओ नहीं है, वो अमेरिकी संगठन है। यूएनओ के कई अधिकारी और यूएनओ में काम करने वाले ज्यादा अधिकारी भी कौन हैं, अमेरिकी ही हैं। फिर अगला, अमेरिका को कौन सा अधिकार प्राप्त है, वीटो अधिकार, क्योंकि 5 स्थायी सदस्य हैं, और जिस वीटो अधिकार का प्रयोग करके इसने कई बार यूएनओ के महासचिव को भी चुना है, या फिर कई बार इसने अपने फायदे के काम निकलवा लिए हैं। कई बार उसने यूएनओ की नीतियों को, कई बार उसने यूएनओ की पॉलिसीज की धज्जियां उड़ाते हुए कि तू मना कर रहा है युद्ध ना करने के, मतलब जैसे मान के चलो यूएनओ ने कहा कि भाई अमेरिका युद्ध मत करना, पर अमेरिका अगले दिन जाके बम गिरा के आ जाता है। मतलब कई बार अमेरिका ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भी क्या किया है, यूएनओ के नीति और नियमों का उल्लंघन किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे। मैंने कहा पहला महासचिव कौन था, ट्रिग वैली। अभी कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। बट अगर आपसे पूछे पहला एशियाई महासचिव कौन है, तो उनका नाम था बान की मून, दक्षिण कोरिया से थे ये। और इन्होंने एक बात कही थी कि भाई यूएनओ का जो गठन हुआ है ना, वो मानवता को स्वर्ग पहुंचाना है, ना कि नरक। ओके, और इसी के साथ मैं भी आप लोगों को ऊंचाइयों तक ले जाता हूं और एंड कर देता हूं इस टॉपिक का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। चैप्टर अच्छी लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। भैया मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना भैया के चैनल को सब्सक्राइब किया जाए।
ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय।